एंड इस स्टेटमेंट और वीडियो का कोई मतलब ये नहीं कि किसी की राष्ट्रभाषा, किसी की मातृभाषा, किसी की रीजनल भाषा को अपमान करना। वेरी सिंपल, हमें ये समझना है कि भाषा क्या है। वेरी सिंपल, दिस वीडियो इज नॉट मीन टू डिसरेस्पेक्ट और डिसऑनर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज और रीजन और एनी पर्टिकुलर स्टेट। वेरी सिंपल, लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर, लेट अस लिव टुगेदर। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। क्या होगा दुनिया की हालत अगर एक दूसरे के साथ हम इस प्रकार के लैंग्वेज में बात करें। एक इसका बात नहीं समझ रहा, वो उसकी बात समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात क्या है, बातें करनी है, एक दूसरे को समझना है। जा रहे ना तुम्ही എന്റെ പൊന്ന് സാറ് സാറനെ പറയുന്നേ घर दे हालात दी वजह जा रहे हैं। എന്റെ പൊന്ന് സാറ് സാറ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. सारा मसला से चलना नहीं दिया ना। നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കാം കേട്ടോ. अच्छा अल्लाह दा शुक्र है ना इन्हों मेरी समझ आउंदी है ना यदि मेनू आउंदी है। यानी एक पंजाबी बोले, एक तमिल बोले, एक तेलुगु बोले, एक मराठी बोले, एक कन्नड़ बोले, एक बंगाली बोले, एक कोई और असामीज बोले, तो सभी अपनी अपनी भाषा बोलते रहे तो कोई किसी को समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हमें समझना है कि हमें एक कॉमन ऐसी भाषा रखनी चाहिए ताकि एक दूसरे को हम आसानी से समझ सकें, जिस पे हमें इतना ज़्यादा खर्चा या समय लगाने की ज़रूरत नहीं, आसानी से एक दूसरे को समझ सकें। एंड दैट लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, हिंदी, जिससे हम आसानी से किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी पार्ट में चले जाएं, एटलीस्ट हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सामने वाले को अपनी बातें समझा सकते हैं, हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या उन्हें, कहाँ से आए। अगर ना तो जस्ट इमेजिन कीजिए क्या होगा। अभी सवाल क्यों ऐसा है कि ये भाषा आसान क्यों है? वेरी सिंपल, टीवी, मीडिया, मूवी, सब जगह पर इतना ज़्यादा प्रचलित है तो आसानी से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इट्स द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हुज लैंग्वेज इज ओल्डर एंड द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, विच लैंग्वेज इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विच लैंग्वेज इज द मोस्ट सुप्रीम इन द वर्ल्ड। द क्वेश्चन इज दैट लैंग्वेज मीन्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। डू वी अंडरस्टैंड? नमस्कार और जय हिंद, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल माय फेसबुक पेज। आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 ग्रुप बी का एक्सटेंडेड पार्ट है, जो पिछला वीडियो किया था उसी का नेक्स्ट पार्ट। यानी पहले हमने देखा था पंजाब राइट, सिख राइट और गोल्डन टेम्पल इश्यूज़ के बारे में, यानी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद अभी हम धीरे धीरे दूसरे राज्य में आते हैं। अभी हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी भारत का ऐसा अभिन्न अंग जिसको हमेशा निगलेक्टेड किया गया है और अभी फ़िलहाल थोड़ा बेहतर हो रहा है क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन बेटर हो रहा था। क्योंकि जियोग्राफिकली ऐसा वो स्थित है, ऐसे जगह पर लोकेटेड है जिसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसको फेस करना पड़ा, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस से हो, चाहे वो इंसर्जेंसी इशूज़ हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक कारण में भी, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो किस प्रकार डेवलपमेंटल प्रोसेस किस प्रकार रुक जाता है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये शुरुआत कब हुई, सभी स्टेट्स कब बने, कब क्रिएशन हुआ एक एक स्टेट्स का, और ये 7 सिस्टर्स कब बने, और ये 8वां स्टेट यानी सिक्किम क्या है, ये कब आया, कैसे आया हमारा 7 सिस्टर्स में ये 8 यंगर ब्रदर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर हम इस सारा मैप को देखेंगे तो इजीली हम समझ में आता है कि ये क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाहर की मेनलैंड जो भारत का दूसरा अंग है उससे दूर है, कटा हुआ है। ये मेन कटा हुआ एरिया, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं चिकन स्नैक। चिकन स्नैक इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए चिकन का ये मुंह है और ये सारा उसका शरीर है, उसका गर्दन थोड़ा छोटा होता है, उसी प्रकार इसको चिकन स्नैक कहा जाता है। क्योंकि ये इसका जो लेंथ है करीबन 22 किलोमीटर का लेंथ है और ब्रेथ करीबन कहीं पर 16, कहीं पर 14, कहीं पर 18 किलोमीटर, इस प्रकार का इसका ब्रेथ है। एवरेज 16 या 12 में भी है, कुछ जगह पर 12 किलोमीटर में भी है। तो एवरेज हम पकड़ सकते हैं कि इसका ब्रेथ करीबन 12 से 13 या 14 किलोमीटर के आसपास होगा और इसका लेंथ जो है 22 किलोमीटर है। जो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाता है क्योंकि ये यहाँ से चाइना है, यहाँ से बांग्लादेश है, अगर ये थोड़ा सा रास्ता अगर कट जाता है तो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किसी और के कब्जे में आ सकता है। तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया एंड बिकॉज हम सराउंडेड बाय, यहाँ पर म्यांमार है, एक तो बांग्लादेश यही है, इस साइड में फिर नेपाल है, तो चाइना है। तो नेपाल से हमें इतना खतरा नहीं कि चाइना और बांग्लादेश एक ऐसे वो है देश है जो कोशिश कर रहे हैं लगातार और करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि इनको अपने जोन में जियोग्राफिकल एक्सपांशन मिले। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम लोग एक साथ में कैसे याद रख सकते हैं। आत्मा MNM ये टर्म मैंने क्योंकि मैं खुद एक एनसीसी का कैडेट हूँ, जब मैं एनसीसी कर रहा था तभी मुझे मालूम पड़ा। जब दिल्ली गया था मैं थल सेना कैंप पे, फिर रिपब्लिक डे कैंप पे जब करने गया था तभी मैंने इसको ये नाम वहाँ पर देखा। इवन मैं शिलोंग पे जब प्री आरडी करने गया था, आरडीसी के पहले जो कैंपिंग सिलेक्शन होता है, तब मुझे मालूम पड़ा आत्मा MNM हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे 7 सिस्टर्स के बारे में, बाकी बाद में देखेंगे सिक्किम आया कहाँ से, कैसे ऐड हुआ। A for Assam, T for Tripura, M for मेघालय, A for अरुणाचल प्रदेश, M for मणिपुर, N for नागालैंड, M for मिजोरम। तो बड़ा आसानी से हम इसको नाम याद रख सकते हैं, आत्मा MNM। इस प्रकार हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 7 सिस्टर्स का नाम याद रख सकते हैं, यानी 7 सिस्टर्स। यहाँ के जो
7 स्टेट्स हैं, इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। किस प्रकार कहाँ पर ये राज्य एक साथ नाम याद रख सकते हैं हम लोग। तो ये 7 सिस्टर टर्म सबसे पहले 1976 में, इसको हम सबसे पहले नहीं, शरद चंद्र सिन्हा जो है इन्होंने पॉपुलराइज किया, यहाँ पर इन्होंने ये बताया। जबकि ये ओरिजिनल शरद सिन्हा जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है इनकी ये ज्योति प्रसाद सैकिया। ज्योति प्रसाद सैकिया एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, और जो त्रिपुरा में स्थित थे। जो त्रिपुरा 1972 में जब त्रिपुरा स्टेट का क्रिएशन हुआ, तब वो वहाँ पर थे, और वो प्रेस सेक्रेटरी थे। बाद में अपने शरद चंद्र सैकिया जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके प्रेस सेक्रेटरी बने वो। तो हमें ज़रूरी बात याद रखनी है, 1976 में शरद चंद्र सिन्हा ने, जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, तब इस टर्म को उन्होंने यूज़ किया था। जबकि इसको पायनियर यानी कॉइन किसने किया? कॉइन क्या है 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया, ये सीनियर एक जर्नलिस्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, और कहाँ पर स्टेशन थे? अगरतला में। तब जब 1972 में त्रिपुरा का सेपरेशन हुआ, त्रिपुरा का क्रिएशन हुआ, नॉट सेपरेशन एक्चुअली, क्रिएशन ऑफ त्रिपुरा स्टेट, तब वो वहाँ पर थे, और एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने इन टर्म को यूज़ किया था, ज्योति प्रसाद सैकिया इन 1972 इन अगरतला। बाद में वो प्रेस सेक्रेटरी बने, किसकी? शरद चंद्र सैकिया के प्रेस सेक्रेटरी बने, और मेंबर ऑफ IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी वो मेंबर बने थे बाद में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 7 सिस्टर का टर्म किसने शुरू की, और किसने कॉइन किया, और किसने यूज़ किया। 7 सिस्टर्स का मतलब क्या है, कौन कौन से स्टेट 7 सिस्टर्स हैं, इसको चिकन स्नैक क्यों कहा जाता है? चिकन स्नैक से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बाकी मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टेड है। तो हमने देखा आत्मा MNM। अभी आगे देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स है, वो आत्मा MNM यानी 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट्स है। तो सिक्किम क्या है? सिक्किम तो भाई इंडिया का पार्ट ही नहीं था। इस सिक्किम क्या था? सिक्किम एक ऐसा देश था जो सॉवरेन नहीं था, ये सार्वभौमत नहीं था, अर्थात उसकी सिक्योरिटी किसी और के पास थी। उसकी सिक्योरिटी किसके पास थी? हमारे पास। इस प्रकार के जो राज्य है उसको प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया या प्रोटेक्टोरेट ऑफ चाइना, USA जो भी कहते हैं, यानी वो सार्वभौमत नहीं थे, जिसके कारण उनकी जो सिक्योरिटी है यानी डिफेंस हमारे इंडिया के हाथ में था। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ का कौन देखता था? जबकि उनकी मिलिट्री कौन है? इंडिया। डिफेंस सुरक्षा किसका? इंडिया। लेकिन उनका इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखभाल कौन करते हैं? सोग्याल कम्युनिटी, यहाँ पे सोग्याल लोग करते हैं। लेकिन उसके मेजॉरिटी लोग कौन है? सिक्किम की मेजॉरिटी है नेपाली, और माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी है लेप्चा भुटिया कम्युनिटी। वहाँ के जो माइनॉरिटी लोग हैं लेप्चा भुटिया कम्युनिटी, जबकि उनका वो वहाँ पर शासन चल रहा था। तो धीरे धीरे ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में बात होने लगी, और जब 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने वहाँ पर उसने मदद के लिए, या फिर उन्होंने इंडियन एसोसिएशन के लिए, एसोसिएट स्टेट बनने के लिए एक याचिका दार्जी की 1975 में, यानी 1975 में सिक्किम ने अपने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव डाला कि ये इंडिया का एसोसिएट स्टेट बने। उसके बाद इसको मान लिया गया, और यहाँ पे सिक्किम पार्लियामेंट में ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसको मार्च कर दिया गया इंडिया के साथ, यानी सिक्किम इंडिया के साथ मार्च कर दिया गया। वहाँ पे डेमोक्रेटिक डिमांड एंड इलेक्शन के बाद शांतिपूर्वक, पीसफुली, उसके बाद सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। भारत का 22वां वो राज्य बना 1975 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का 22वां राज्य, 22nd स्टेट कौन है? सिक्किम। कब बना? 1975 में। उससे पहले क्या था? वो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, यानी उसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है कौन देखता था? इंडियन डिफेंस। इस प्रकार के स्टेट को हम लोग प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स, यानी हमारे पास 7 राज्य हैं, और सिक्किम को कहा जाता है यंगर ब्रदर। इसका प्रेजेंटेशन हमने दिल्ली पे जब RDC करने गया था, तो बहुत सुंदर एक प्रेजेंटेशन किया था हमने, जब NCC के थ्रू से गए थे। तो दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई चेरिश द मोमेंट, लाइक आई वाज द पार्ट ऑफ द Republic Day parade in 2002 when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, and I was like very proud to stand by him and praised by him when we visited his home. So that was one of the biggest part of my life. So moving forward, आगे देखते हैं हमारा असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आए, डिवीजन कब हुआ, ये क्रिएशन ऑफ स्टेट्स कब हुआ, स्टेट्स क्रिएशन कब कौन सा साल पे कौन सा स्टेट्स क्रिएशन हुआ। सबसे पहले देखते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स था, यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, ये इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो इंडिपेंडेंस एक्ट में अनाउंसमेंट किया गया था, सारे प्रिंसली स्टेट्स यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के साथ मार्च
मर्ज करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के लिए जो कोशिश की थी उसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो त्रिपुरा, मणिपुर और खासी हिल्स ऑफ मेघालय, ये क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स सारे थे जो इंडिया के यूनियन को मानने के तैयार थे उस समय। आगे देखते हैं क्या हुआ था उसके बाद। वैसे प्रॉब्लम्स और भी आए मणिपुर में, उसके बाद खासी हिल्स में, उसको हम लोग एक एक करके आगे आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नागालैंड 1963 में सेपरेट हुआ, स्टेट बना, यानी क्रिएशन ऑफ नागालैंड इन 1963। देन मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972, इनका जो क्रिएशन हुआ, स्टेट क्रिएशन। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ 1987 में। तो हमने क्या देखा, नागालैंड 63 पे, उसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीन 1972 पे कहाँ से टुकड़ा हुआ, कैसे हुआ, सारा हम आगे देखेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 में ये सारे क्रिएट हुआ। उसके बाद देखते हैं इस क्रिएशन के कारण जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था, डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। क्योंकि ये जियोग्राफिकली ऐसे लोकेटेड है, ऐसे जगह पर है जो म्यांमार हो या फिर बांग्लादेश है, मोस्टली बांग्लादेश, वहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टिल आसाम तो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, आसाम पे मालूम है, जैसे सरकार बहुत कोशिश कर रही है, हमें भी मालूम है किस प्रकार के यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश। सो आगे देखते हैं, अभी सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सभी स्टेट्स में एक बड़ा प्रॉब्लम हमेशा था, बड़ा प्रॉब्लम नहीं कह सकते, ये हमेशा एक इश्यूज था कि बिग इश्यूज कौन कौन से। एक डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, दे ऑलवेज वांटेड फॉर द ऑटोनॉमी। 1960 से लेकर 70 तक इस समय में बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी, यानी अपना जो ऑटोनोमस मांगने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स चला। उसके बाद आगे देखते हैं मूवमेंट्स फॉर सेसेशन। बहुत सारे मूवमेंट ऐसे चले जो यूनियन ऑफ इंडिया से अलग होने की कोशिश भी कर रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया से अलग होने की कोशिश करने के लिए, जो 1980s ऑनवर्ड्स बहुत सारा चला। बस हमें ये इतना ही पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं ऑपोजिशन टू द आउटसाइडर। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण आगे के जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हुआ हम अभी देखेंगे। ऑपोजिशन टू द आउटसाइडर 80s ऑनवर्ड्स, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन सारे मोस्टली क्या है, ये ऐसे राज्य हैं जो आउटसाइडर्स यानी बाहर के अपने यहाँ पर उनका अधीन, उनका जो पावर, उनका आधिपत्य देने को वो राजी नहीं थे, अभी भी नहीं है, जो होना भी चाहिए क्योंकि सभी का अपना अपना एक राज्य होता है। लेकिन उसका तरीका क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट हुआ था। तो हम देख क्या बिग इश्यूज सिंस 1947 हमारा क्या इश्यूज था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, डिमांड्स क्या क्या थे, डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सेसेशन, सेपरेशन के लिए हम आंदोलन करते रहे, और अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर का हमेशा अपोजिशन करते रहे, जिसके कारण बाद में असम अकॉर्ड हुआ, असम मूवमेंट हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे लैंग्वेज के आधार पर किस प्रकार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो दिस वेर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स एंड द बिग इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ द असम को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े और बाकी स्टेट्स को भी। सबसे पहले देखते हैं मणिपुर और जो त्रिपुरा था, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दे वेयर, इन दोनों को छोड़कर बाकी द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेयर द पार्ट ऑफ असम, ये असम के पार्ट थे। यानी मणिपुर और त्रिपुरा जो उनको तो क्रिएशन मिल गया स्टेट, और बाकी जो पार्ट था वो असम का पार्ट था। तो असम ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण असम का इतना बड़ा जो पार्ट है वो धीरे धीरे अलग होते चला गया। सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि नॉन असमीज लोग जो हैं, वहाँ के स्टेट्स के लोग हैं, इन लोगों ने ऑब्जर्व ये किया कि असम गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू इम्पोज असमीज लैंग्वेज फोर्सफुली टू द पीपल ऑफ अदर ट्राइबल्स। तो जो ट्राइबल्स हैं नॉर्मली दे आर इंडिपेंडेंस लविंग पीपल, लाइक नो वन वांट्स टू बी एनफोर्स, नो वन वांट्स टू बी enforced by the government to speak their particular language, leaving their own language. So this was one of the biggest causes for the movement started in Assam, and separation, even secession movement also started because of this kind of demands. For that, like apart from these demands in the states, we should understand what is language actually. If we go to the definition of the language, we understand that language is not something like it is. Language is very simple. We can say that it's a medium or a medium through which we can exchange our thoughts. भावनाओं के आदान प्रदान के सशक्त माध्यम को भाषा कहते हैं। दैट मीन्स भाषा इज ओनली टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक दूसरे को समझ सके। दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। इफ वी से दैट लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड, देन वी वुड हैव स्पोकन द लैंग्वेज ऑफ दोज बर्बरियन सोसाइटी बिफोर द civilization started. Can we speak like jabba dabba abba? Can we speak like that? Nobody would understand what I was speaking like. Even like
अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके द साउथ इंडियन मूवीज which became the blockbusters in India now, what we can learn from these movies? Very simple. It's the question is not about whose language is older and the oldest in the world, which language is the richest in the world, which language is the most supreme in the world. The question is that language means to understand each other. Do we understand each other? क्या हम एक दूसरे को समझ पाते हैं? Imagine करो अगर आप लोग अगर यूरोप में चले जाते हैं, फॉर इंग्लैंड में जाते हैं, तो everyone knows that we have to speak in English. If you go to Canada, we have to speak in English. If you go to US, we have to speak in English. So we understand one language there. If I learn that one language, I can चलो काम कर सकते हैं. फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच लैंग्वेज, तो चाइना में जाओ तो चाइनीज लैंग्वेज, तो अंडरस्टैंड. बट ए पर्सन कम्स टू इंडिया, व्हाट लैंग्वेज ही विल स्पीक इन? देयर आर thousands and thousands of language, and every 100 kilometers the language changes. That means, according to you and the people, those who are forcing the people to speak their own language, that means everyone has to speak thousands of language in India before he comes to India. So how people will come? इस प्रकार लोग कैसे आएंगे? For example, India is a vast country. Like geographically, you see that from the east and west, so north से south से लेकर देखा तो अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं. So every time like we are forcing people, now you have to speak our language, that is not done. If you start doing like that, the people start avoiding you. Now, very simple, movies which we have seen popularly, that RRR or Bahubali or these kind of movies, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर पैसा कमाया, मेक श्योर ये तभी पैसा कमाया, पॉपुलर हुआ जब इसको डब किया गया हिंदी में. नो वाई हिंदी नाउ? हिंदी इज दैट्स वाई बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज विच कैन बी easily understood, spoken, and most important thing, इसका जो प्रचार है बहुत ईजिली हो सकता है, क्योंकि प्रचार करने का दो सशक्त माध्यम क्या है? टीवी, मूवीज़ जो हमारे हीरोज़ एंड हीरोइंस जिसको हम लोग देखते हैं, एंड क्रिकेट, ये दो के ज़रिए बहुत जल्दी इसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं ईजिली. जब स्प्रेड हो जाएगा, सब जगह लोग मालूम हो जाते हैं, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं केरला में जाऊं, या फिर पहली बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो कोशिश की गई थी हमारे नेहरू जी के द्वारा, तब कौन सा आंदोलन किया था? आंदोलन साउथ इंडियंस ने किया था. द्राविड़ा मुनादा कजगम, यानी DMK, उन लोगों ने आंदोलन किया कि आप अपनी भाषा को, जो बिहार के और उत्तर प्रदेश की भाषा को ज़बरदस्ती आप फोर्स कर रहे हो. देन इट वॉज कि हमारी भाषा, संस्कृत भाषा, साउथ इंडियन भाषा इज बिगर. ना साउथ इंडिया में जाइए, आप कौन सी भाषा बात करें? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किस लैंग्वेज? कन्नड़, कौन से लैंग्वेज में बात करें? यानी आपके अपने ही साउथ में ही एक भाषा है नहीं, तो किस भाषा में चले? इफ़ आई हैव टू गो टू साउथ, एंड विच लैंग्वेज आई शुड स्पीक? दैट मीन्स टू विजिट एवरी स्टेट आई हैव टू स्पीक एवरी लैंग्वेज. Like how this is possible? So let us understand that language, if I speak my mother tongue, it doesn't mean I'm disrespecting your language. Very simple. You have your own language, I have my own language. But the question is that language is not to show your mother tongue and pride of your country. Mother tongue language is just to understand each other. Just to understand each other. If you really want to improve your language, अगर अपनी भाषा को, संस्कृति को इतना बढ़ाना है, तो उसके लिटरेचर में काम कीजिए, उसको फेमस कीजिए. जोर ज़बरदस्ती फोर्स करके you cannot make the people speak your language. So very simple. इन कॉमन चीज़ों से सवाल आता है, तो सवाल इसीलिए हिंदी को लाया गया था, ताकि हिंदी फिर त्रिभाषा सूत्र आया, तो हिंदी अभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है. तो वाई इट इज़ लाइक दैट? क्योंकि वो आसानी से हम समझ सकते हैं, उसका प्रचार बहुत इजीली हो सकता है टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो फेसबुक है, अपने व्हाट्सअप है, इसके माध्यम से बहुत इजीली. क्योंकि मूवी ऐसी चीज़ है, हर कोई जाति का लोग वहाँ देखते हैं. इफ़ यू गो टू अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर भी हिंदी बोल लेते हैं लोग. तो इफ मिजोरम में जाते हैं तो वो भी वहाँ पर हिंदी बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर सकें. आपको एक्चुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिमा हसाओ से सीखना भी चाहिए. यहाँ पर कई जाति के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, डिमासा, बंगाली, कुकी, नागा, रंगकोल, मिजो, बेते, और बहुत सारे लैंग्वेज, मणिपुरी है, नेपालीज हैं, बहुत सारे हैं. बट एवरीवन स्पीक्स, चलो जिस प्रकार की भी हिंदी हो, हमारी हिंदी वो जो राष्ट्रीय स्तर की हिंदी जो है वैसा नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट किसी को फोर्स नहीं करते कि आओ यू हैव टू स्पीक इन आवर लैंग्वेज एंड यू कैनॉट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज इफ यू वांट टू कम टू डिमा हसाओ. नोबडी सेज लाइक दैट. व्हाई? बिकॉज इससे दिमाग का यूज़ करना ज़रूरी है. इफ़ यू स्टार्ट फोर्सिंग, अभी एक आदमी अगर डिमा हसाओ का टूर करने आता है, देखने आता है, तो सबसे पहले उसको ट्यूशन लेना पड़ेगा. डिमासा, कुकी, नागा, रंगकोल, मिजो, मार, बेते, सब भाषा सीखो, नेपाली, मणिपुरी, हिंदी, मिजोरम, मिजो, सब सीख कर उसको आना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पर घूम सकता है वो. दैट्स रिडिकुलस, दैट्स नॉनसेंस. That's why we the people of Dima Hasa, we don't force the people to speak our language. Rather we say that do come to our district, see the majestic beauty of our district. हमारे डिस्ट्रिक्ट की सुंदरता को देखो, जानो, समझो. We also speak in Hindi. We speak, हम बात करते हैं, हम इस जोन पे रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंदी भाषा आती नहीं है, हमें आती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी आर फोर्सिंग अदर टू स्पीक आवर ओन लैंग्वेज. तो वी शुड अंडरस्टैंड. जिसके कारण क्या हुआ, जो लोग समझ नहीं पाते उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. और जैसे असमीज़ भाषा को इम्पोज करने की कोशिश की, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया इन लोगों ने, जो नॉन असामी स्पीकिंग रीजन्स हैं, इन लोगों ने बनाया ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। बाद में जाकर क्या बनाया इसको, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960। इसी को बाद में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960। ये सभी जो नॉन असामी स्पीकिंग रीजन्स हैं, इन लोगों ने एक जुट बना ली। जुट बनाकर क्या कर लिया, क्या उन्होंने सभी को अलग कर दिया, वेरी सिंपल। फिर उन्होंने डिमांड किया फॉर द ट्राइबल स्टेट्स टू बी कर्व्ड आउट ऑफ असम। जो भी ट्राइबल स्टेट्स हैं असम से अलग हो जाना चाहिए। क्या मिला असम को आंदोलन करके, क्या मिला असम को जोर जबरदस्ती ठोकर, अपने राज्य को गंवाना पड़ा। अगर हम सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो हमें पोलैंड से सीखना चाहिए। पोलैंड में जो शेयरिंग है, पावर शेयरिंग का ग्रेट एग्जाम्पल पोलैंड में है, इतना सुंदर है। अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम है श्रीलंका, जहाँ पर पावर शेयरिंग का कोई नामो निशान नहीं, जिसके कारण सिम्हाला तमिल स्पीकिंग हिंदू, तमिल स्पीकिंग मुस्लिम्स, इनके बीच में आपस में लड़ाई चले जा रहा है। और वहाँ से हमें सीखना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया, नॉन असामी स्पीकिंग ट्राइबल लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्या कर दिया, उन्होंने डिमांड कर दिया कि स्टेट शुड बी कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ असम, असम से अलग कर दो। तब जाकर क्या बना, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे पार्ट थे असम के। हमने जोर किया, ये तीनों राज्य हमने खो दिया, हमारे असम से अलग हो गए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट तो हो गया था 1972 में, फिर भी डिमांड्स चले जा रहा है। बहुत ज़्यादा जगह में डिमा हसाओ पे हो, या कार्बीज हो, या फिर बोडोलैंड्स हो, ये डिमांड चलता जा रहा है सेपरेशन के लिए। सभी का अपना अपना आंदोलन है, वो पीसफुली कर सकते हैं, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर अलाउड, बट पीसफुली। सो हमने क्या देखा, हमने जोर किया तो हमने तीन बड़ा राज्य खोया। सो व्हाट वी लर्न, इट्स नॉट दैट वेरी सिंपल। लाइक हैव यू सीन सचिन तेंदुलकर जब उसको इंटरनेशनल जहाँ पर खेलता है, वहाँ पर जो उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है, या मैन ऑफ द सीरीज़ मिलता है, या फिर कोई ट्रॉफी मिलता है, क्या वो अपने मराठी में बात करता है, इंग्लिश में बोलता है? क्यों? ताकि सामने वाले को ईजिली समझा सके। सामने वाला क्योंकि इंग्लिश जानता, मराठी नहीं जानता। तो सवाल क्या ये है कि उसने अपने मराठी भाषा को अपमान किया? नो, ऑब्वियसली नॉट। इफ़ यू डोंट स्पीक योर मदर टंग, why you speak your mother tongue with a person who doesn't know your mother tongue? Why? Language is not to confuse other ना, भाषा तो किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, भाषा तो एक दूसरे को समझने के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अपनी भाषा को सम्मान करो। यू वर्क फॉर योर लैंग्वेज, वर्क फॉर योर कल्चर। उसमें लिटरेचर में काम करो, उसके ग्रामर में काम करो, उसको स्प्रेड में काम करो, कविताएं लिखो, उसके हिस्ट्री के बारे में लिखो, दैट्स गुड। बट यूर टेकिंग ए बैम्बू एंड हिटिंग द हेड ऑफ द पीपल एंड फोर्सिंग द पीपल टू स्पीक योर लैंग्वेज, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आप अपना मान सम्मान खोगे और उसके बाद इस तरह का घटनाएं घटेगी। तो सेपरेशन, जितना ज़्यादा हम सख्त होंगे उतना ही ज़्यादा सेपरेशन होता जाएगा। भगवान ना करेगा आगे इस प्रकार का और आंदोलन चलता जाए तो और ज़्यादा सेपरेशन हो जाएगा। लास्ट में ऐसा होगा कि आपके राज्य में कोई आना छोड़ देगा। जब पीपल स्टॉप कमिंग टू योर स्टेट, देन व्हाट कैन यू इमेजिन व्हाट वुड बी द कंडीशन when you go to other state, and if they start forcing their language to speak, then what will happen to you? Because you may not go, you may say I will remain in Assam, but when your son and daughter, after completing the masters and for the higher jobs, when they go outside, what they will do? Either they have to carry an interpreter with them, or they have to carry a machine with them. Why? Language is to just to like understand each other. It is not about apaman and disrespect to someone. If suppose when I was in Punjab, I have been in Punjab for several days and years. So I walked there. So during my stay in LPU, Lovely Professional University, when I walked, nobody forced me to speak in Punjabi. Nobody forced me to speak in that language, because I had to speak in English because that's my job. That's why I was appointed for. And the people around us, student comes to me, they used to come to me, and they spoke in Hindi, they spoke in the Punjabi. So I do respect. Whatever I knew, I replied. But nobody forced me there. Even my HOD, nobody forced me. Even in the society, talking about apart from the university, when I went to the society, nobody forced me. Very simple, like why to force? And if I go to the university and start saying that, no, my Matribhasha is Bengali, so I have to speak in Matribhasha, I will not speak in English. So that's nonsense. That's what not I'm appointed for. I've been appointed for to teach a language, English. तो वेरी सिंपल। सो हमने क्या देखा, क्या समझा, लाइक अगर वी डोंट फाइट, वी डोंट क्वारल, एंड रादर वी रेस्पेक्ट ईच अदर। इफ आई ट्राई टू लर्न योर ब्यूटी ऑफ योर लैंग्वेज, दैट्स माई क्रेडिबिलिटी, दैट्स योर क्रेडिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज योर लैंग्वेज इज वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट, दैट्स वाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू। सो इट्स नॉट दैट वी आर फोर्सिंग। अपनी भाषा को इतना सुंदर और मीठा बनाओ कि दूसरे अपने आप उससे आकर्षित हो जाए। नहीं तो भाषा एक समय में ऐसा हो जाएगा अब्बा जब्बा डब्बा का जैसे रह जाएगा। नोबडी विल अंडरस्टैंड, लाइक सच काइंड ऑफ movies are there, we can see that. Language is not, if I don't speak your language, it doesn't mean I don't respect your language. The language is only to understand you and me, to understand each other. So now देखते हैं असम की क्या परेशानी थी, why Assam had to take such kind of step. Now we can understand that Assam is a
place or is a state which has the abundance of natural resources. असम प्राकृतिक संपदों से भरा पड़ा है। तो असम के लोगों को मन में ये आया, हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, सब कुछ होने के बाद चाय बागान, तो जस्ट यू कैन जस्ट इमेजिन। सो डिस्पाइट दैट इकोनॉमिकली और सोशली असम इतना बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि आपने देखा ही होगा जिस प्रकार हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमारे मेनलैंड के साथ, वो एक छोटे से चिकन स्नैक के साथ कनेक्टेड है, जिसके कारण ज्योग्राफिकली लोकेशन बहुत पहाड़ी पर्वतों से घिरा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश, इधर मेघालय, इधर मिजोरम, त्रिपुरा, सारे पहाड़ी स्टेट्स हैं, जिसके कारण उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पीछे हो रहा था और कनेक्शन बहुत कम हो रहा था। और ऊपर का सेंटर का भी बहुत गलती है। सेंटर की गलती ये है कि उन्होंने नेग्लेक्ट बहुत ज़्यादा किया, नेग्लिजेंस ऑफ द सेंटर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली क्योंकि असम हमारा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आप घुसे तो असम के थ्रू से यानी गुवाहाटी होकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो आप शिलोंग मेघालय के ओर जाएं, ऊपर अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएं, इधर आगे जाकर हमारा डिमा हासाओ क्रॉस करके हम इधर मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा इस साइड में जो जाएंगे तो सारा स्टेट्स ऊपर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, फिर यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, इधर मेघालय, सभी स्टेट्स में जाने के लिए हमें एक ही रास्ता है, वो दैट इज़ असम। तो असम इज़ द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी असम का बहुत बड़ा एक महत्व है इकोनॉमी में। अगर देखा जाए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो असम में तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बाद ज्योग्राफी लोकेशन इतना बढ़िया है कि यू हैव टू यूज़ अवर लैंड टू गो टू योर स्टेट्स। दैट मीन्स इतना कुछ होने के बावजूद असम का इकोनॉमी इतना पीछे क्यों है? ये था असम ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन आसू का एक डिमांड। ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन आसू का एक डिमांड। इन्होंने फिर 1979 पे इन्होंने एंटी आउटसाइडर मूवमेंट शुरू किया। एंटी आउटसाइडर मूवमेंट दैट मीन्स नो आउटसाइडर हैज़ द राइट टू यूज आर रिसोर्सेज, आर लैंड्स एंड टू विच मे लीड टू द destruction of their own resources, own economy and their language and culture and tradition as well। इनकी अपनी भाषा संपत्ति के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, अपने संस्कृति के ऊपर खतरा ना आ जाए, ये देखकर इन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आसू ने 1979 पे एंटी आउटसाइडर मूवमेंट किया। और ये एंटी आउटसाइडर मूवमेंट का इफेक्ट के कारण ही बाद में, और साल भी इतना खतरनाक है 1979, यानी उस समय ऊपर का जो 1980 का मिड टर्म इलेक्शन होकर इंदिरा गांधी जी वापस आए, उसके बाद सिख राइट, उनके बाद गोल्डन टेम्पल की घटना, तो ये सारा में इतने उलझे हुए थे और देश इतना परेशानी में था। तो लाइक दिस इज इनको इतना हाईलाइट मिला नहीं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के बाद जो कुछ भी हुआ, जब तक इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तब तक बहुत सारा ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर इंडिया वाज नॉट इन ए कंडीशन, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट इन ए कंडीशन टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ दिस वन असम। तो वेरी सिंपल, अभी देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा ध्यान मैक्सिमम किस जगह पर जाता है? उत्तर प्रदेश। क्यों? 25 करोड़ वोटर्स हैं वहाँ पर, 25 करोड़ पॉपुलेशन। जहाँ पर पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं, वहीं पर सरकार का ध्यान जाएगा। जहाँ पर कम है वहाँ पर बहुत कम जाता है। लेकिन बाय द वे वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट नाउ, इनका ध्यान नॉर्थ ईस्ट पे आ रहा है, क्योंकि मणिपुर में रेलवे लाइन्स पहुँच चुका है, मिजोरम में अभी काम चल रहा है, मेघालय पे हमने एयरबेस देखा हुआ है, तो ये काम धनाधन आगे बढ़ रहा है। तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल, वी आर ऑन द वे टू द डेवलपमेंट। सो आसू के डिमांड के बाद में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनके और आसू के बीच में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसको असम अकॉर्ड कहते हैं। असम अकॉर्ड में क्या हुआ? सबसे पहले माइग्रेटेड बिटवीन 65 to 71, यानी असम अकॉर्ड का पहला क्या था एग्रीमेंट, वहाँ पे लिखा था 65 से 71 के बीच में जो माइग्रेट हुए थे उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पहचान करें, उनको वापस भेजें, एक्सपेल करें वहाँ से। फिर इलीगल माइग्रेंट्स जो गैर कानूनी रूप से असम पे माइग्रेट कर चुके हैं, उनको पहचान कर उनको क्या करें, राइट टू वोट से हटा दिया जाए, उनको वोट का अधिकार नहीं है। जबकि पॉलिटिशियंस को अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार के यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है ऐसा। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है ही नहीं, जो खुद ईस्ट में है, नाम अपना वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है। सो वेरी सिंपल, हाई बारबेट वायर फेंसेस, बारबेट वायर जो कटीले तारों का जो फेंसेस हैं, वो असम और बांग्लादेश के बॉर्डर ना वहाँ पर लगाने का ये एग्रीमेंट कहाँ पर किया गया था? असम अकॉर्ड में। वेरी ब्यूटीफुल एग्रीमेंट दैट वाज। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स और हाई ऑफिसर्स गिल्टी पाए जाते हैं इन्वॉल्व इन द इलीगल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस मूवमेंट एंड उससे पहले भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड के चक्कर में बहुत ज़्यादा मारपीट भी हुआ था, तो उन लोगों को पहचान कर पनिशमेंट किया जाए। और सबसे बड़ा डिमांड क्या था असम अकॉर्ड का? फ्रेश इलेक्शंस विद द फ्रेश वोटर लिस्ट नया लेकर, क्योंकि जो पहले का वोटर लिस्ट था वो मे भी पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए लिस्ट को, क्योंकि बांग्लादेश को माइग्रेंट्स को अब यहाँ पर डाल दिया था, तो इनको हटाकर नया फ्रेश बने, जो असम के जो भूमिपुत्र हैं, यानी यहाँ के जो जन्मे लोग हैं, उन्हीं को ये क्या मिले?
राइट टू वोट मिले और असम का डेवलपमेंट हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, हमने क्या क्या देखा, पूरा असम का, नॉर्थ ईस्ट का नहीं देखा हमने, नॉर्थ ईस्ट का इंट्रोडक्शन देखा और असम का ही बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम का ही ज़्यादा बात करना अभी फ़िलहाल ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में जो सिचुएशन चल रहा है. उसके बाद हम एक एक करके मिज़ोरम पे जाएंगे, लालडेंगा का इशू हम देखेंगे, फिर हम त्रिपुरा, मिज़ोरम, अगर उसके बाद मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सभी स्टेट में एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो. आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड, एंड दिस इज़ not the video which I have said. The earlier in this video, in the part which I said about the language, is very simple. Language is something like a medium to understand each other. It is not to, it doesn't mean the disrespect of anyone if I don't speak your language. But if you beautifully present your language, obviously everyone would be attracted. I learned Punjabi, nobody forced me because I was there, I was attracted to the language, and I do understand. I did understand, I do understand, that's how I learned. But it is not that nobody came and forced me, and when you start forcing me, nobody will speak. So that's beautifully comes. Let this, beauty of language comes from the heart, not from the arms and ammunition. So I hope you people have understood and liked it. अगर आपको लगे कि ये बात दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो do share and comment as well, and so that I can also sharpen my knowledge. And this is important for any kind of competitive examination for TAT, and you can say also important for the political science master degree students and the graduate students and the political science class 12. So thank you for the time. Have a great day.